हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोहर मॉडल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसमें पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। फर्स्ट पॉइंट है, बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, यानी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही ये वैलिड था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, या फिर लिथियम प्लस 2 हो गया, या फिर बेरिलियम +3 हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, जिसके अंदर ओनली क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड पॉइंट है, atom consists of a nucleus at the center containing protons, neutrons and electrons revolve around the nucleus in a circular orbit। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, the force of attraction on the electron by the nucleus is balanced by the centrifugal force on the electron। ठीक है। मान लीजिए बीच में जो पॉजिटिव है ये न्यूक्लियस है, और आसपास जो है एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इस पे दो तरीके के फोर्स लगेंगे। ठीक। एक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगा, जिसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एफ सी में इसको नाम दे रहा हूँ। और अंदर की साइड लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस साइड में। तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, फोर्स इक्वल होगा किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, या फिर इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ, दोनों बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा, नहीं बाहर जाएगा, नहीं न्यूक्लियस के आके गिरेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अराउंड द न्यूक्लियस there can be infinite number of orbits, but electrons occupy that orbit where its angular momentum is quantized। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr = nh/2 पाई। n इक्वल टू होगा 1 2 3 अप टू n। ठीक है, अगर n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है। n इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है कौन सा ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन है, each orbit are energy shells, that is each orbit is associated with definite and fixed amount of energy। तो जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, मान लेते हैं ये बीच में न्यूक्लियस है, और इसकी जो एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट जो है या फर्स्ट शेल जो इसकी है E1, नेक्स्ट वन की है E2, नेक्स्ट है इसकी E3 में मान रहा हूँ। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे एनर्जी शेल बढ़ती जाएगी, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं E1 से बड़ा होगा एनर्जी सेकंड वाले की, उससे ज्यादा एनर्जी होगी थर्ड वाले एनर्जी शेल की, और एंड सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, E2 - E1, E3 - E2, E4 - E3,
ठीक है, जब डिफरेंस निकालेंगे तो E2 माइनस E1 ज्यादा होगा, E3 माइनस E2 ज्यादा होगा, ऐसे E4 माइनस E3 ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ये अभी हमने देखा था, बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है v स्पीड से, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ए, ये होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 क्या होगा, अब इसमें जेड है, जेड क्या है यहाँ पर, जेड जो है वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, या फिर हम बोल दें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जेड ई में लिखूंगा वो होगा चार जोन प्रोटॉन, चार जोन प्रोटॉन। ठीक है, तो Q1 हो जाएगा के, Q1 हो गया जेड ई। ठीक है, और दूसरा जो Q2 है वो हो गया ई, तो डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं एक तो इसके बीच में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो एक तो हो गया जेड ई और दूसरा हो गया ई। ठीक, तो ये हो जाएगा, ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हमें पता है दोनों बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम क्या लिख देंगे, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक डेरिवेशन करूँ तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर एम डिवाइड बाई आर। ठीक है, दूसरा है, हमें पता है एंगुलर मोमेंट है एम वी आर इक्वल टू होगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा जो कि है के जेड ई स्क्वायर एम डिवाइड बाई आर, ये आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये आर जो है ये क्या है, मैं इसको लिख रहा हूँ आर एन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आर्मस्ट्रॉन्ग में। ठीक, तो ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट वन है, हमें पता है क्या, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू है के जेड ई स्क्वायर एम डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू
kZe²m। आर की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस है n² h², और नीचे जो था 4π², ये ऊपर चला जाएगा 4π² km/z²। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से v² इक्वल टू आ जाएगा 4π² k² z² डिवाइड बाय n²h²। तो ये वी एन में लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो ये हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2π² kZe² डिवाइड बाय NH। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी एन इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁶ जेड बाई एन, मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट वन है एनर्जी। हमें पता है एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इसको हम निकाल लेते हैं साइड में। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगी -k Q1 Q2/R। ठीक है, तो -k Q1 क्या था, अभी ऊपर देखा था हमने, जेडी, और ये E/R। तो ये हो गया -kZe²/R। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा 12mv² इक्वल टू, ये हो जाएगा kZe²/2R। ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब kZe²/2R, चूंकि हमें पता है kZe²/R² है mv²/R। तो यहाँ से mv² इक्वल टू आ जाएगा kZe²/R, और 12mv² इक्वल टू आ जाएगा kZe²/2R। ठीक है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन से निकालूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का मोड, ये हो जाएगा 1/2 पोटेंशियल एनर्जी का मोड। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और या फिर टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास -kZe²/R प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा kZe²/2R। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा -kZe²/2R। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हो गया -kZe²/2। आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ऊपर हमने सोल्व किया था, वो हो जाएगा अपॉन में n²h², ऊपर जाके ऊपर चला गया 4π² kmZ²। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा -2π² k²Z² डिवाइड बाय n²h²। तो टोटल एनर्जी आ जाएगा यहाँ से, तब सोल्व करेंगे, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दोनों फॉर्मूले आ गए।
फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ठीक है, चलिए। मान लीजिए हमें हाइड्रोजन के लिए निकालना है, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो होगी E1 इक्वल टू, नीचे वाला जो फॉर्मूला है इसमें हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर इसका 1 हो गया, तो Z इक्वल टू 1। N इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 हो गया, तो E1 आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड कितना होगा 1, और एन कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये आ जाएगा आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालें तो E3 इक्वल टू आ जाएगा -13.6 इंटू ये हो गया 1 स्क्वायर, और जेड एन कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो of the radius of second orbit of hydrogen atom to the third orbit of lithium plus 2 atom। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है R इक्वल टू होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं, 4 हाइड्रोजन, आर एच इक्वल टू हो जाएगा 0.529, एन की वैल्यू हो जाएगी, कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन के लिए, तो 2 स्क्वायर, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको नाम दे रहा हूँ 4। लिथियम प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगा, आर एल आई प्लस 2, ये हो जाएगा 0.529, एन की वैल्यू होगी इसके लिए, कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, तो 3 स्क्वायर, और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, तो ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर एच अपॉन आर एल आई प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो आर एच आर एल आई प्लस 2 ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट वन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड देयर रेशियो। हमें पता है वेलोसिटी जो होता है वो होता है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁶ जेड बाई 10, तो V1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁶, फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, और हीलियम प्लस है, तो जेड हो गया 2, एन हो गया 1, ये हो गया 4.2 इंटू 10⁶, इक्वेशन 1। ठीक है, और ये है, यूनिट भी हम साथ में लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड, इक्वेशन 1। V2 है, ये होगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁶, जेड है यहाँ पर 2, एन है यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट तो 2, तो ये हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, हमें निकालना है V1 बाई V2, तो V1 बाई V2 हो जाएगा 4.2, ये 2/1, तो V1 रेशियो V2 ये हो जाएगा 2/1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखते हैं इसको। हमें निकालना है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो E1 होगा हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, E2 इक्वल टू होगा -3.4। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा P1 इक्वल टू, ये होगा 2E1 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -13.6 इक्वल टू -27.2, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Ke1 इक्वल टू -E1 यानी 13.6। ठीक है, ऐसे ही P2 इक्वल टू हो जाएगा 2E2, 2 मल्टीप्लाई -3.4, ये हो जाएगा -6.8, और Ke2 इक्वल टू हो जाएगा -E2 इक्वल टू 3.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम +3 आयन इन थर्ड बोर ऑर्बिट। ठीक है, देखते हैं इसको। तो मैं निकालना है E3, E3 हो जाएगा -13.6 Z² बाई n²। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, Z²बाई n²। तो ये हो जाएगा -13.6 जेड एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो 4²। एन कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टोटल एनर्जी या -E, तो ये हो गया -24 यानी 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2E, यानी E का मतलब है टोटल एनर्जी, तो 2 मल्टीप्लाई -24 यानी -48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ -6.04, ऑप्शन बी है -27.2, ऑप्शन सी है -54.4 एंड ऑप्शन डी है -3.4। चलिए देखते हैं इसको। एनर्जी हीलियम प्लस, ये होगी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एट ग्राउंड स्टेट Z²बाई n²। ठीक, ये कैसे लिखा है हमने, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन होती है -13.6 Z²बाई n²। ठीक है, तो -13.6, अगर जेड हाइड्रोजन है तो ये हो गया 1, और अगर हम ग्राउंड स्टेट में ले रहे हैं यानी फर्स्ट ऑर्बिट में, तो एन हो गया 1, तो ये आ जाएगा -13.6। इसी को हमने क्या बोल दिया, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया, वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया -13.6 इंटू जेड है कौन सा, हीलियम है, तो 2², और थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब हो गया एक जस्ट ऊपर, यानी सेकंड के ऊपर वाला थर्ड, यानी 3²। तो ये हो गया -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई 2020 का। डिटरमाइन बोर रेडियस ऑफ lithium+2 ion 4n+2 given बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0। ठीक है, ऑप्शन ए है 3a0/4, ऑप्शन बी है 4a0/3, ऑप्शन सी है a0/3 एंड ऑप्शन डी है 16a0/9। ठीक,
रेडियस ऑफ Li प्लस ये होगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एट ग्राउंड स्टेट एन स्क्वायर बाई जेड। तो हाइड्रोजन की रेडियस ग्राउंड स्टेट में वो होती है, वो है ए नोट। ठीक है, एन कितना हो जाएगा, कौन सा, एन इक्वल टू 2 है तो 2 स्क्वायर, जेड आ जाएगा इसका कौन सा है, एल आई है तो 3, तो ये आ जाएगा 4 A0/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम is -328 किलोजूल पर मोल, hence the energy of fourth Bohr orbit would be। ठीक है, ऑप्शन ए है -41 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी है -82 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी है -164 किलो जूल पर मोल एंड ऑप्शन डी है -1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है, देखते हैं इसको। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, अब इसको मैं ले रहा हूँ माइनस के, ये तरीका है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, हमें एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो दी हुई है कितना, -328 इक्वल टू, ये हो गया माइनस के, जेड हो गया इसका 1 एटॉमिक नंबर है, एन है सेकंड बोर ऑर्बिट यानी 2 स्क्वायर, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 4 × 328। ठीक है, हमें निकालना है एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट, तो E4 इक्वल टू ये हो जाएगा -k/z² बाई n²। ठीक है, तो इस के की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस एज इट इज 4 × 328 इंटू जेड क्या है, हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो 1 स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्थ बोर ऑर्बिट है इसलिए 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा -82 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है इट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, तो ये होता है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय पर रिवॉल्यूशन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी v से चल रहा है, तो इसको लिख देंगे v डिवाइड बाय टोटल रिवॉल्यूशन जो डिस्टेंस होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट में है कुछ इस तरीके से। ठीक है, v में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो लिख देंगे v/2πr। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Vn/2πr, यानी हमने ये ऑर्बिट के लिए निकाली। अगर सेकंड ऑर्बिट के लिए होगा तो सेकंड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी रख देंगे v2 और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस रख देंगे r2। ठीक है, नेक्स्ट वन है टाइम पीरियड। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2πrn डिवाइड बाय vn। नेक्स्ट वन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है w इक्वल टू 2π/t या फिर 2πf। ठीक है, तो w इक्वल टू हो जाएगा vn/rn।
नेक्स्ट वन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड दैट दिस इलेक्ट्रॉन मेक। ठीक है, वी एन इक्वल टू हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 2.1, ठीक है पूरा लिख देता हूँ, 2.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इंटू जेड होगा इसमें 1 और एन हो जाएगा 3। ये वैल्यू आ गई 0.7 समथिंग मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा वी एन अपॉन 2 पाई आर एन इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 पाई इंटू आर एन हो जाएगा 0.529, एन लेंगे इसमें 3 का स्क्वायर और जेड हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो 1 और इंटू 10⁻⁻10, ये हमने लिया है मीटर में। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे मैं एक बार वो बताता हूँ कैसे आ गया। R3 इक्वल टू हो जाएगा क्या 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग में 0.529 इंटू एन होगा आपका 3 का स्क्वायर, जेड होगा 1 ये आर्मस्ट्रॉन्ग में, और 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आपको यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकंड में यानी मीटर है तो नीचे भी मीटर में ही रखना पड़ेगा। और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ रेडबर्ग फॉर्मूला। क्या होता है, when the electron changes from one orbit with higher energy to lower energy state, then the photon of light is created, and when the electron moves from low energy to higher energy state, then the photon of light is absorbed by the atom। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एटम है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अभी फर्स्ट एनर्जी शेल में। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जैसे एनर्जी शेल बढ़ेगी, फर्स्ट एनर्जी शेल की मान लेते हैं एनर्जी E1 है, सेकंड की E2 है एंड थर्ड वन की E3 एंड सो ऑन है। हमें पता है जैसे एनर्जी शेल बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर इसको हायर ऑर्बिट में जाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकंड ऑर्बिट में होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर मैं इसको इतनी एनर्जी सप्लाई कर दूं फर्स्ट ऑर्बिट वाले में जो इलेक्ट्रॉन है कि इसकी एनर्जी जो है बढ़कर कितनी हो जाए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर देगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको और एनर्जी सप्लाई कर दूंगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट से थर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम जिस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे वो उस ऑर्बिट में जंप करता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अब इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट पर, अभी यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको आना है सेकंड ऑर्बिट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, आपकी फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं लाइट की फॉर्म में इसमें जो है एनर्जी रिलीज होगी। मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट पर आ गया, सेकंड ऑर्बिट पर हमें पता है एनर्जी होती है हाइड्रोजन के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने और एनर्जी रिलीज की
लाइट की फॉर्म में, और कहां पर आ गया, फर्स्ट एनर्जी शेल। ठीक है, तो यानी लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो उसको एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आएगा तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें, इसका एक डेरिवेशन देख लेते हैं। मैं दो ऑर्बिट ले रहा हूँ, एक को मैंने बोला है N1, सेकंड को बोला है N2। पहले वाला एनर्जी शेल की जो एनर्जी है वो है En1, सेकंड वन की है En2। ठीक है, तो En1 मैं लिख रहा हूँ -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और En2 में लिख रहा हूँ -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों एनर्जी शेल के बीच में एनर्जी का चेंज निकालूंगा तो क्या आएगा, वो डेल्टा ई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो En2 है वो हायर एनर्जी शेल है, यानी N2 जो है वो हायर एनर्जी शेल है, और N1 थोड़ा इनर एनर्जी शेल है, तो एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, N2 वाले की ज्यादा होगी। तो डेल्टा ई में निकालूंगा कैसे, En2 माइनस En1, ये हो जाएगा डेल्टा ई 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, हमेशा N2 बड़ा है किससे, N1 से, तो ये जो आया है ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स। ठीक है, इसी को अगर आगे बढ़ाएं फॉर्मूले को, तो डेल्टा ई इक्वल टू होगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ठीक है, डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं हम, एच सी बाई लेमडा, ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल पर एटम। तो अगर मैं 1/लेमडा का निकालूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 13.6। ठीक है, मैं 1.602 को आगे लेके आ जाता हूँ, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एच की वैल्यू है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा किसमें अब, मीटर इनवर्स में। तो 1/लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर, तो ये 1/लेमडा इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे एक कांस्टेंट मैं नाम दे रहा हूँ आर डी, और ये जेड स्क्वायर एज इट इज 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका वेव नंबर। ठीक है, आर डी है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स और 10967800 मीटर इनवर्स। ठीक है,
कई जगह क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम यूज में ले लेंगे अप्रोक्सीमेट 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सीरीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी। हमने बोला था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से शेल से लो एनर्जी शेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा लाइट की फॉर्म में। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका मतलब। ठीक है। मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मैंने एनर्जी शेल्स ली हैं। फर्स्ट वन को मैं नाम दे रहा हूँ, ये है n=1 यानी फर्स्ट एनर्जी शेल। ये है n=2, ये है थर्ड n=3, ये है n=4, ये है n=5, ये है n=6, ये है n=7, और ये है n=इंफिनिटी यानी सबसे लास्ट। ठीक है। चलिए, अब हमने बोला हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। मान लीजिए अगर वो पहली एनर्जी शेल पर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से भी, ठीक है, मान लेते हैं सबसे लास्ट वाले से आया, इनफाइनाइट वाले से। ठीक है। हो सकता है यहां से आ जाए 7 1 से। ठीक है। हो सकता है 6 से आ जाए। हो सकता है 5 से आ जाए। हो सकता है 4 से आ जाए। हो सकता है 3 से आ जाए। हो सकता है 2 से आ जाए, या फिर हो सकता है 1 से आ जाए। सॉरी, 2 से 1 पे आ जाए या फिर 3 से 1 पे आ जाए। ठीक है। तो इस केस में ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा हो लेकिन आ किस पे रहा हो, फर्स्ट एनर्जी शेल पे आ रहा हो, तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। इस केस में जो लाइट होंगी वो होगी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट। ठीक है। दूसरे केस में मान लीजिए अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड एनर्जी ऑर्बिट पर। मान लीजिए इनफाइनाइट से आ जाए। ठीक है। या फिर जो है 7 1 से आ जाए। 7 और इनफाइनाइट के बीच में बहुत सारी हो सकती है, जैसे 8 9 10 11 12 13 14 अप टू बहुत सारी। ठीक है, हमने वो लिखी नहीं है, हमने सीधा इनफाइनाइट लिखा है। ठीक। या फिर 6 से आ जाए, या फिर 5 से आ जाए इलेक्ट्रॉन सेकंड पर। ठीक है। या फिर 4 से आ जाए, या फिर 3 से आ जाए। तो इस केस में इसको बोलते हैं हम बाल्मर सीरीज। इसको बोलेंगे क्या, बाल्मर सीरीज। इस रीजन को बोलते हैं, यानी जो लाइट होंगी उसको बोलेंगे विजिबल लाइट। ठीक है। थर्ड वन, मान लीजिए थर्ड वन पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनफाइनाइट से, या फिर 7 1 से आ जाए, या फिर 6 से, 5 से, या फिर 4 से। इस केस में बोलते हैं इसको पाश्चन सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट वन है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है फोर्थ वन पर। ठीक है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो फोर्थ वन पर, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेकेट। ठीक है।
अगर 5 पर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम पी फंड। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6 1 पर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम्फ्रे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम्फ्रे सीरीज। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, अगर 1 पर आ रहा है अपर एनर्जी लेवल से, तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। सेकंड पर अगर आ रहा है तो बाल्मर, तीस थर्ड वन पर आ रहा है तो पास्चन, फोर्थ वन पर तो ब्रेकेट, फिफ्थ वन पर तो पी फंड, सिक्स पर आ रहा है तो हम्फ्रे। ठीक है। चलिए, इसके आगे और भी हो सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही। ठीक है। तो फर्स्ट वन है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज क्या होगी? एनी जंप फ्रॉम एनीवेयर डायरेक्टली अप टू वन, दैट विल बी कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। ठीक है, वो हमने देखा है अभी। अगर वन पर आ रही है तो लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इसमें एन वन इक्वल टू क्या होगा? वन। और एन टू इक्वल टू क्या होगा? टू थ्री फोर फाइव अप टू इनफाइनाइट, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन वन पर आएगा। ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट, तो इसमें जो लाइट जो रिलीज होगी वो होगी अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाल्मर सीरीज। इसमें होगा एन वन इक्वल टू टू, एन टू इक्वल टू हो जाएगा थ्री फोर फाइव अप टू इंफिनिटी। इसमें होगा ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड टू विजिबल रीजन, यानी जो लाइट होंगी वो विजिबल होगी। ठीक है। नेक्स्ट वन है पास्टन सीरीज। इनमें हो जाएगा एन वन इक्वल टू थ्री, अभी देखा है हमने ऊपर, ये रहा पास्टन। एन वन इक्वल टू थ्री पर है। ठीक है। तो एन वन इक्वल टू थ्री के लिए पास्टन, और एन टू इक्वल टू फोर फाइव सिक्स अप टू इंफिनिटी, यानी उसके ऊपर वाली जो भी एनर्जी शेल्स होगी। ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड टू इंफ्रारेड। नेक्स्ट वन ब्रैकेट, इसके लिए एन वन इक्वल टू फोर, एन टू इक्वल टू हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट अप टू इन्फिनिटी। ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड टू इंफ्रारेड। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होगी इंफ्रारेड। पी फंड सीरीज एन वन इक्वल टू फाइव, एन टू इक्वल टू सिक्स सेवन एट अप टू इन्फिनिटी। ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड टू इंफ्रारेड। हम्फ्रे सीरीज एन वन इक्वल टू सिक्स, एन टू इक्वल टू सेवन एट नाइन अप टू इन्फिनिटी। ऑल लाइन्स करस्पॉन्ड टू फार इंफ्रारेड। ठीक है। फॉर्मूला है, अगर एक में एनर्जी शेल ले रहा हूँ एन वन, दूसरा है एन टू, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ और जंप और ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे एन टू से एन वन, एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगी इन अ पर्टिकुलर सीरीज, वो होगी एन टू माइनस एन वन। ठीक है। क्वेश्चन है, द लेमडा of a certain line in Balmer series are observed to be 4341 Armstrong. To what value of n does this correspond to in hydrogen atom? ठीक है, देखते हैं इसको। तो बाल्मर सीरीज है, इसके लिए एन वन इक्वल टू टू और एन टू इक्वल टू हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है वन अपॉन लेमडा इक्वल टू आर डी जेड स्क्वायर, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन अपॉन लेमडा यानी 4341, मीटर में रखेंगे 10⁻⁻10। आर डी की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁷ मीटर में, मीटर इनवर्स में रखेंगे। जेड है वन स्क्वायर, ये हो जाएगा वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 7.13। ठीक है, तो जो भी जेड और एन हमेशा जो होते हैं वो इंटीजर फॉर्म में होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको ले लेंगे 7। ठीक है। नेक्स्ट वन है, the number of possible lines of Paschen series when electron jumps from seventh excited state to ground state in hydrogen like atom is। ठीक है, इसको देखते हैं। सेवंथ एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब क्या होगा? n इक्वल टू 8। और ग्राउंड स्टेट है, इसका मतलब होगा n इक्वल टू 1। उसने पूछा है
they have asked number of Paschen series from the excited state। ठीक है, तो कहाँ से आएगा? पास्टन सीरीज मिलेगी हमको 3 पे, तो 8 से आ रहा है। एक ट्रांजिशन क्या हो सकता है? 8 to 3 आया, या फिर 7 to 3, या फिर 6 to 3, या फिर 5 to 3, या फिर 4 to 3। तो टोटल कितने हुए? 5 लाइन्स ऑफ पास्टन सीरीज आर पॉसिबल। ठीक है, या फिर इसको भी हमने लिखा था एक फॉर्मूला n2 - n1 अभी ऊपर, तो हम लिख सकते हैं n2 होगा यहाँ पर 8 और n1 हो जाएगा 3, यानी टोटल 5 मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है द वेव नंबर ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। लिमिटिंग लाइन का मतलब है n2 जो होगा वो होगा इंफिनिट। ठीक है, वेव नंबर हो जाएगा RdZ² 1/n1² -1/n2²। तो RD हो गया 109678 मल्टीप्लाई 1², n1 हो गया 2² -1/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 27419.5। यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 ग्राम of hydrogen atom are excited to radiation। 27% of the atom goes to the third energy level, 50% are in the second energy level, and rest are at ground state। Calculate the total energy emitted when all the electrons comes back to the ground state। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो होंगे 1.8 डिवाइड बाई 1, यानी 1.8 मोल्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ये हो जाएंगे 1.8 इंटू Na। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एट थर्ड एनर्जी लेवल वो कितने हैं? थर्ड पे 27% है, तो 1.8 Na इंटू 27%, यानी 27/100। इसी तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एट सेकेंड एनर्जी लेवल वो होंगे 1.8 Na इंटू 15% है, मल्टीप्लाई 15/100। तो अगर इफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम थर्ड एनर्जी स्टेट टू ground state, then it will emit the energy। इसको नाम दे रहा हूँ E1। ठीक है, जो एनर्जी emit होगी वो E1 होगी। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 13.6 Z² यानी 1 का स्क्वायर, 1/n1² यानी 1², और n2 है थर्ड से आ रही है तो 3²। तो ये हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 8/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम
तो ये हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 0.27 मल्टीप्लाई 1.8 Na, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितने एटम थे हमने निकाला है ऊपर देखो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 35.38 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेकेंड एनर्जी state to ground state, then it will emit the energy, इसको नाम दे रहा हूं मैं E2। E2 इक्वल टू हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर यानी 1 हाइड्रोजन है, 1/N1 है यानी 1 स्क्वायर, और कहां से आ रहा है सेकंड से, तो 1/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब कितने थे हमारे पास हाइड्रोजन के सेकंड, 15/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 1.8 Na, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 16.58 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी हो गई E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 है 35.38 इंटू 10⁻23 प्लस E2 है 16.58 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा 51.96 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिफरेंट एनर्जी टर्म्स यूज इन बोर मीटर। फर्स्ट वन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव two electron from ground state completely out of the atom without any kinetic energy is called ionization energy। ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ, ये n1 इक्वल टू 1 है और ये n2 इक्वल टू इंफिनिटी, यानी बिल्कुल बाहर निकालना है ग्राउंड स्टेट से। तो डेल्टा ई इक्वल टू होगा 13.6 जेड स्क्वायर, हमें पता है फॉर्मूला 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो 13.6 जेड स्क्वायर, N1 तो हो गया 1 स्क्वायर माइनस N2 हो गया इन्फिनिट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ठीक है, यही क्या है आयोनाइजेशन। ठीक है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे हम हाइड्रोजन के लिए तो हो जाएगी 13.6 जेड हो गया 1 स्क्वायर यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे अगर हम हीलियम प्लस के लिए तो ये हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये होगा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय ई, एज इट इज है, सेम जैसा था। मान लीजिए हमें
आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आई थी इसके लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 13.6 वोल्ट। ऐसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा हीलियम प्लस के लिए 13.6 इंटू 2 स्क्वायर यानी 54.4 वोल्ट। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वोल्ट में। नेक्स्ट वन है सेपरेशन एनर्जी। तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट या फिर रिमूव इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिट फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें N1 इक्वल टू क्या होगा 2 3 4 और N2 इक्वल टू क्या होगा इन्फाइनाइट। तो डेल्टा E इक्वल टू है 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, N1 हो जाएगा N1 स्क्वायर माइनस N2 जो है वो इनफाइनाइट फिक्स है, तो इसको लिख देंगे 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डेल्टा ई। और यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 2 3 4 अप टू 7। ठीक, नेक्स्ट वन है, मान लीजिए एग्जांपल लिखें फॉर हाइड्रोजन। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, तो ये क्या होगा n इक्वल टू 2। तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, n कितना हो गया 2 का स्क्वायर यानी 13.6 डिवाइड बाई 4 यानी 3.4। ऐसे मान लीजिए सेकंड सेपरेशन एनर्जी है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 जेड, हाइड्रोजन है 1, तो एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये हो गया 13.6 डिवाइड बाय 9। ठीक है, चलिए मान लीजिए हीलियम प्लस के लिए निकालना है। फोर हीलियम प्लस। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड सेपरेशन एनर्जी निकालनी है। तो n इक्वल टू कितना होगा 3। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर होगा इसके लिए कितना 2 स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड यानी 3 स्क्वायर यानी 13.6 इंटू 4/9। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite electron from ground state to any excited state is known as excitation energy। तो इसमें N1 इक्वल टू होगा 1 और N2 इक्वल टू कोई से भी एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 अप टू एन सो। तो डेल्टा E इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो डेल्टा E इक्वल टू ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, N1 है 1 और माइनस इसको मैं लिख रहा हूँ एन स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 3 4 एंड सो। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन। हमें निकालना है फर्स्ट
एक्साइटेड एनर्जी या फिर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ये होगा 13.6 हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर 1 - n जो होगा वो होगा 2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.6 इंटू 3/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर a hypothetical hydrogen-like atom. The wavelength in Armstrong for a spectral line from n equal to p to n equal to 1 are given by lambda equal to 1500 p square upon p square minus 1. Peak value at 2, 3, 4 up to infinity. Find the lambda of minimum energy and maximum energy in the energy. What is the ionization energy of the element? Solution. दो एनर्जी शेल्स है पॉजिटिव, इसको मैं ले रहा हूँ n1 या फिर n इक्वल टू 1 और ये है n इक्वल टू p। इसको मैं ले रहा हूँ E1 और ये है EP। ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम वेवलेंथ के लिए अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा फर्स्ट वन फॉर मिनिमम लेमडा इक्वल टू p इक्वल टू इंफिनिटी और मैक्सिमम लेमडा इक्वल टू होगा p इक्वल टू 2। ठीक है। तो लेमडा मिनिमम इक्वल टू ये हो जाएगा, इक्वेशन है 1500 p स्क्वायर 1500 और p स्क्वायर को अगर मैं नीचे कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन p स्क्वायर। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं 1500 1 - 1 अपॉन इंफाइनाइट स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1500 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। और वहीं लेमडा मैक्सिमम आ जाएगा 1500 अपॉन 1 - 1 अपॉन p स्क्वायर। तो 1500 अपॉन 1 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यह आ जाएगा 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। सेकंड है, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। E2 - E1 अगर निकालो ये होगा Hc/λ, ये हो जाएगा 0 0 p स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 1500 p स्क्वायर। ठीक है। ये कहाँ से आया? p इक्वल टू हमें पता है कितना होता है 1 सॉरी E इक्वल टू हमें पता है ये होता है 1240 डिवाइड बाय लेमडा नैनोमीटर। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12400 और लेमडा किसमें आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.27 1 - 1 अपॉन p स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ p टेंस टू इंफिनिटी देन EP इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 - E1 इक्वल टू 8.27 1 - 1 अपॉन इंफाइनाइट स्क्वायर। यहाँ से E1 इक्वल टू आ जाएगा -8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा EP - E1 यानी 0 -8.27 और ये हो जाएगा 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। नेक्स्ट वन है
लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। फर्स्ट था, इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, यानी या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था ओनली, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। When the source of the spectrum was subjected to electric field or magnetic field, then thinner lines also appeared near to the spectral lines। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये कुछ स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है। तो इसके पास जो है वो कुछ थिनर लाइंस देखने को मिली। ठीक, दोनों साइड, ठीक है। तो ये तो था स्पेक्ट्रल लाइन, और ये थी थिनर लाइंस। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था बोहर, नो एक्सप्लेनेशन गिवन बाय बोहर। नेक्स्ट वन था, in magnetic field this splitting into thinner lines is called Zeeman effect। in electric field this splitting is called Stark effect। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड MZES। एम से मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, जेड से मतलब है उसको बोलेंगे जीवन इफेक्ट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एस है स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, फोर्थ वन है, using this theory we are able to find the position of an electron and its velocity in an atom of hydrogen, but according to Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to know both the position and momentum of a fast moving electron accurately। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था बोहर मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।